मूवी की शुरुआत में हम मार्गो नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके डैड एक रूम में बैठे रो रहे हैं और उनकी गर्लफ्रेंड नैन्सी उन्हें हौसला बंधा रही है। जब उसके डैड की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसे अपने रूम में जाने को कहते हैं, पर वो अपने रूम में जाने की बजाय छिप जाती है। जब उसके डैड रूम से चले जाते हैं और उस रूम में कोई नहीं होता तो मार्गो उसमें जाती है। घड़ी 9:09 पर रुक जाती है। अचानक कैबिनेट का दरवाजा खुलता है और एक क्रीपी सा हाथ उसमें से निकलता है और फिर एक डरावना चेहरा उसमें नजर आता है और मार्गो अचानक चीखते हुए उठ जाती है। मार्गो अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने बुरे सपने में अपना बचपन देख रही थी। फिर हम मार्गो को उसके हस्बैंड मेसन के साथ एक थेरेपिस्ट के ऑफिस में देखते हैं, क्योंकि मेसन उसके इन रेगुलर सपनों से परेशान है। दरअसल मार्गो कुछ सालों पहले एक असाइलम में थी और पिछले 5 सालों में उसकी हालत में सुधार हुआ था, लेकिन पिछले 1 साल में उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी है। थेरेपिस्ट उससे कहती है कि जिन लोगों ने ट्रॉमेटिक बचपन जिया होता है उन्हें ऐसे सपने अक्सर आते हैं और उसकी बहन की मौत का ट्रॉमा इसकी वजह हो सकता है। पर मार्गो ये मानने को राजी नहीं है कि उसे कोई इश्यूज हैं, क्योंकि उसे डर है कि उसे फिर से असाइलम भेज दिया जाएगा। वो कहती है कि उसका पुराना केयरटेकर डगलस, जो उसके पैटर्नल एस्टेट की देखभाल करता था, वो पिछले साल गुजर गया और बस तभी से उसे ये सब सपने आने शुरू हुए हैं। अपनी मेडिकेशंस की वजह से उसके जहन से बहुत सी यादें मिट गई हैं और इन सब बुरे सपनों से पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है कि वो अपने अतीत की सच्चाई को जाने। उसकी थेरेपिस्ट उसे सलाह देती है कि उस घर में वापस रहने से जहाँ उसका बचपन बीता था उसकी यादें फिर से रिकवर हो सकती हैं। पर वो उसे वार्न भी करती है कि इससे उसे इररिपेरेबल डैमेज भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसे फिर से मेंटल असाइलम में भर्ती होना पड़े। पर मार्गो ये रिस्क लेने को भी तैयार है। वो और मेसन उसकी स्टेट पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही मार्गो को अपने डैड के साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जब वो और उसकी बहन ईवी काफी छोटी थी तब उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन उनके डैड ने कभी उन्हें उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी बहन ईवी को फेशियल डिफॉर्मिटी थी, पर उसके डैड ने कभी उसे नेगेटिव फील नहीं करने दिया, हमेशा उसका हौसला बढ़ाया। ईवी हमेशा अपने चेहरे को एक मास्क से ढके रहती थी, पर उसके डैड चाहते थे कि वो बहादुरी से दुनिया का सामना करे और अगर कोई उसका मजाक उड़ाए तो वो ये समझे कि वो उसकी दोस्ती के लायक नहीं है। मार्गो को ये सब तो याद है, पर जब मेसन उससे पूछता है कि ईवी की मौत कैसे हुई तो वो कहती है कि उसकी बॉडी को जंगल में दफन पाया गया था और उसके डैड ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया था। पर उसे यकीन है कि उसके डैड ईवी को कभी नहीं मार सकते थे। मार्गो की याद में उसके डैड की गर्लफ्रेंड नैन्सी, जो उन दोनों बच्चियों को पसंद नहीं करती थी और ईवी की शक्ल सूरत से तो उसे खास नफरत थी, तो उसे लगता है कि ईवी का कत्ल उसने किया है और उसके डैड ने उसका इल्जाम अपने सिर ले लिया। जैसे जैसे मार्गो का समय उस घर में बीतता है उसे वहाँ ईवी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। वो देखती है कि उसी सपने की ही तरह वो उसी रूम में है और घड़ी 9:09 पर रुक जाती है। अचानक रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और देखती है कि कैबिनेट की चाबी अपने आप खुल रही है। वो पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगती है और कैबिनेट खुल जाता है। उसे डर है कि उसका सपना सच होने वाला है और कैबिनेट में से वही भयानक शक्ल दिखने वाली है। पर तभी मेसन आकर दरवाजा खोल देता है और घबराई हुई मार्गो को संभालने लगता है। रात में मेसन मार्गो को बताता है कि उसकी एक पब्लिशर के साथ मीटिंग है और उसे एक दिन के लिए उसको घर में अकेला छोड़कर जाना होगा। मार्गो नहीं चाहती कि वो जाए, पर मेसन ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता और वो वादा करता है कि वो जल्द से जल्द वापस लौट आएगा। मार्गो को फिर से ईवी की प्रेजेंस का एहसास होता है। वो एक हंसी का पीछा करते हुए एक पुराने से कमरे में पहुंचती है और उसे दीवार पर लिखा हुआ मिलता है, फादर लाइड, यानी डैड ने झूठ बोला। अब मार्गो को यकीन हो जाता है कि उसकी बहन उसे कुछ बताना चाहती है, पर क्या? उधर मेसन अपनी एजेंट के थ्रू पब्लिशर से मिलता है, पर वो एक नए नवेले राइटर पर दाव नहीं लगाना चाहते और उसकी बुक पब्लिश करने से मना कर देते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मेसन का अपने एजेंट के साथ अफेयर है और वो मार्गो को चीट कर रहा है। जब उसकी एजेंट उसे सजेस्ट करती है कि यहाँ वहाँ पब्लिशर के पास भटकने की बजाय वो अपनी बुक सेल्फ पब्लिश कर सकता है, तो वो कहता है कि उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे और उसके पास इतने पैसे नहीं है। इधर मार्गो एक ग्रुप का हिस्सा बन जाती है जो लोगों को आत्माओं से कनेक्ट करने में मदद करते हैं, पर वो ग्रुप एक स्कैम होता है और वहाँ मौजूद बार्टन बेली नाम का एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस ग्रुप का भंडाफोड़ कर देता है। बेली और उसका बेटा निजी तौर पर ऐसे धोखेबाज लोगों को एक्सपोज करने का काम करते हैं ताकि आम लोग इस तरह के अंधविश्वासों पर अपनी मेहनत की कमाई ना गवाएं। अब मार्गो बेली को अपनी कंडीशन के बारे में बताती है और उसे अपने केस की इंस्पेक्शन करने को कहती है, पर बेली कहता है कि उसने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से
यही जाना है कि भूत और आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती और सब इंसान के दिमाग का वहम है। वो वहाँ से चला जाता है, पर बिली का बेटा मार्गो को उनका कार्ड देता है और कहता है कि वो अपने डैड को उसका केस लेने के लिए मनाने की कोशिश करेगा। मार्गो उसका शुक्रिया अदा करती है और घर आ जाती है। रात में उसे फिर से कुछ आवाज आती है और वो ईवी के रूम में पहुँचती है, जहाँ उसे उसका मास्क मिलता है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारा मर्डर नैन्सी ने किया था, और अगले ही पल वो ईवी के घोस्ट को देखती है और वो उसकी कलाई पकड़ लेती है, पर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। मार्गो देखती है कि उसकी कलाई पर निशान पड़ गए हैं और उसे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और फिर से ईवी के घोस्ट को ढूंढने लगती है। उसे वो एक रूम में खेलती हुई दिखाई देती है। वो फिर से कहती है कि वो सच जानना चाहती है कि उसका मर्डर किसने किया। अब ईवी का घोस्ट उसकी ओर देखता है और क्रीपी तरीके से आगे बढ़ने लगता है, और अचानक जब मार्गो उसे अपने करीब पाती है तो चीख पड़ती है और वहाँ से भागने लगती है। इस बीच मेसन घर लौट आया है और उसे ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाता है और उसे काम करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि उसकी विजन्स बदतर होते जा रहे हैं, पर मार्गो उससे कहती है कि ये सब विजन्स नहीं, रियलिटी है। और वो उसे दीवार पर ईवी की वही लिखावट दिखाती है और कहती है कि ये सब ईवी ने किया है। वो उसे कुछ बताना चाहती है। अब मेसन उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो उसका पागलपन और बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसने असाइलम में डॉक्टर से बात की है और उसके बारे में सब बता दिया है, क्योंकि उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है। मार्गो उसके ऐसा करने से बहुत हर्ट है। अगले दिन मेसन बार्टन बेली का कार्ड देख लेता है, पर इस बात का कोई जिक्र वो मार्गो से नहीं करता। मार्गो फिर से बेली को अप्रोच करती है और उसे अपने कल रात के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो बस एक बार उसके घर चले, उसके बाद वो कभी उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। बेली राजी हो जाता है। वो उसके घर पर जाकर सेटअप लगाता है, पर जब उसके इक्विपमेंट में सुपरनैचुरल प्रेजेंस रिकॉर्ड होती है तो वो भी हैरान हो जाता है। इसी बीच मार्गो को ईवी की चीख सुनाई देती है और उसे अपने बचपन का एक और इंसिडेंट याद आता है, जहाँ उसकी सहेलियाँ उसकी बहन का मजाक उड़ा रही हैं और कह रही हैं कि वो कितनी अजीब है। मार्गो को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अपनी बहन के लिए उनसे झगड़ जाती है। अगले ही पल वो चौंक कर उठती है। वो बहुत घबराई हुई है और बेली का बेटा उसे बताता है कि वो बेहोश हो गई थी। उधर बेली भी सोच में है। उसके इतने सालों के करियर में पहली बार उसका सामना सच में किसी सुपरनैचुरल चीज से हुआ है। इसी बीच वो भी ईवी के घोस्ट की प्रेजेंस महसूस करता है और जिस बारे में मार्गो अब तक दावा कर रही थी वो सच उसके सामने भी है। तभी मेसन घर लौट आता है। बेली और उसके बेटे को देखकर वो पूछता है कि वो लोग कौन हैं और वहाँ क्या कर रहे हैं, और बेली कहता है कि हम बस जा ही रहे थे, और इससे पहले कि वो कुछ और पूछे वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब मेसन मार्गो से पूछता है कि ये सब क्या है। मार्गो कहती है कि उसने उन्हें हायर किया था, ये साबित करने के लिए कि वो वहाँ अकेले नहीं है। अब मेसन अपना आपा पूरी तरह खो देता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। अब मार्गो कहती है कि ठीक है, तुम जा सकते हो अपने एजेंट के पास। मेसन शॉक हो जाता है और मार्गो टूटे हुए दिल से कहती है कि उसे उसके अफेयर के बारे में पता है, पर उसे लगा था कि वो सुधर जाएगा क्योंकि उसे उसके प्यार और साथ की जरूरत थी, पर अब वो भी उसके साथ नहीं रहना चाहती और उसे डिवोर्स चाहिए। अब मेसन अपना असली रंग दिखाता है और कहता है कि वो उसे पागल खाने में बंद करा देगा और इस बार हमेशा के लिए। वो अपनी कार की चाबी लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसे ईवी का घोस्ट दिखता है और वो उसका काम तमाम कर देती है। फिर हम बेली के बेटे को देखते हैं जो उस ऑडियो फाइल को सुन रहा है जिसे उन्होंने मार्गो के घर पर रिकॉर्ड किया था। वो अपने डैड से कहता है कि हम उस घर की सुपरनैचुरल प्रेजेंस से इनकार नहीं कर सकते, हमें मार्गो की मदद करनी चाहिए। तो बेली उसे वो ऑडियो फाइल डिलीट करने को कहता है। बेली का बेटा कहता है कि इससे साबित होता है कि मार्गो सही थी, उसने उन्हें सच्चाई पता करने के लिए ही तो हायर किया था। अब बेली यहाँ खुलासा करता है कि उसे मार्गो ने नहीं बल्कि उसके पति मेसन ने हायर किया था। जब उसके एजेंट ने उसे अपनी बुक सेल्फ पब्लिश करने को कहा तो उसने मार्गो की जायदाद हथियाने का फैसला कर लिया, और इसका एक ही तरीका था कि वो मार्गो को पागल साबित करके उसे मेंटल असाइलम पहुंचा दे। इस तरह उसका पति होने के नाते सारी जायदाद ऑटोमेटिकली उसके नाम हो जाएगी। जब उसने बेली का कार्ड देखा और उसे पता चला कि मार्गो ने उसे अप्रोच किया है तो वो भी बेली से मिला और उससे मार्गो का केस लेने को कहा ताकि वो ये साबित कर सके कि वो जहनी तौर पर पागल है। और उसने उससे वादा किया कि मार्गो की दौलत मिलने के बाद वो उसे अच्छी खासी रकम पे करेगा। जब बेली के बेटे को ये सब पता चलता है तो वो अपने डैड की ज़मीर को जगाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हमने ये सब लोगों की मदद करने के लिए शुरू किया था और वो उसकी ऐसी पाप की कमाई का हिस्सा नहीं बनेगा। अगले दिन बेली मार्गो के घर पहुंचता है। उसका मन बदल चुका है
और वो मार्गो की मदद करने के लिए तैयार है। वो मार्गो को भी वो ऑडियो फाइल सुनाता है। मार्गो पूछती है कि वो ये सब कैसे ठीक कर सकते हैं। बेली कहता है कि ईवी को जो चाहिए वो लेकर ही जाएगी। मार्गो कहती है कि मुझे पता है कि वो चाहती है कि मैं उसकी मौत का सच जानूं। बेली कहता है कि मुझे डर है कि बात बस इतनी सी नहीं है। फिर वो होली वाटर से घर की क्लींजिंग करने लगता है। इसी बीच ईवी उस पर हमला कर देती है। बेली उस पर होली वाटर फेंकता है, पर इससे पहले कि उसके छींटे ईवी पर पड़े वो गायब हो जाती है। मार्गो बेली की आवाज सुनकर उसे ढूंढने लगती है और उसी रूम में पहुंचती है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो देखती है कि घड़ी 9:09 पर रुकी हुई है, यानी वही वक्त जब ईवी की डेथ हुई थी। तभी अचानक उसे ईवी दिखाई देती है। मार्गो उससे पूछती है कि उसे उससे क्या चाहिए। अचानक दरवाजा खुलता है और ईवी उस ओर इशारा करती है। मार्गो उस ओर जाती है तो उसे एक और विजन दिखाई देता है कि उसकी सहेलियां उसे टॉन्ट कर रही हैं कि वो बहुत बोरिंग है, इसीलिए उसकी बहन की तरह उसके पास भी ज्यादा दोस्त नहीं है। अब मार्गो उनके प्रेशर में आकर ईवी के साथ एक मजाक करने की सोचती है। वो उसे हाइड एंड सीक खेलने के बहाने कैबिनेट में बंद कर देती है। ईवी का उसके अंदर दम घुटने लगता है। वो मार्गो से उसे बाहर निकालने को कहती है, पर मार्गो उसे नहीं निकालती और 9:09 पर ईवी अपना दम तोड़ देती है। मार्गो जब कैबिनेट खोलती है तो उसमें से ईवी की लाश निकलती है। ईवी के डैड अपनी एक बेटी को तो खो ही चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को बचाने के लिए उसका सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। मार्गो रोने लगती है और बार बार खुद से ये कहने लगती है कि ये सब रियल नहीं है, और यही बात अपने जहन में उसने अच्छी तरह से फीड कर ली थी, इसीलिए वो ये इंसिडेंट पूरी तरह भूल गई थी। पर अब सारा सच उसके सामने है और ईवी उससे अपनी मौत का बदला लेने आ गई है, क्योंकि मार्गो ने उसे धोखा दिया था। वो मार्गो पर भरोसा करके उस कैबिनेट में गई थी और उसने उसका भरोसा तोड़ दिया था, और अब वो उसे उसके किए की सजा देना चाहती है, उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। तभी बेली वहाँ आ जाता है और मार्गो को वो होली वाटर की बोतल देता है। मार्गो ईवी से कहती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली, और मार्गो होली वाटर ईवी पर डाल देती है। ईवी जलने लगती है, लेकिन वो अपना बदला लेने पर आमादा है। वो मार्गो को खींच लेती है उसी कैबिनेट के अंदर अपनी दुनिया में, और बेली शॉक में ये सब देखता रह जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।